वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने शुरुआत की थी हमारे देश में ट्रेड के फॉर्म में और एस्टैब्लिश कर ली थी पावर। सो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो ये इस चैप्टर का टाइटल है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। अगर ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सबके लिंक भी और उन सबके पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्लास 8 जो है उसमें हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी को आप खुद देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बार बार आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम पीरियड कब से कब तक था, मेडिवल कब था और मॉडर्न कब से स्टार्ट होता है, राइट। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था किस तरीके से जो है जो मुगल्स जो थे उनके जाने के बाद, मतलब ग्रेट मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो लेटर मुगल्स थे वो अपनी पूरे के पूरे साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दैट रीजन अलग अलग जो नवाब थे अलग अलग एरियाज में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसमें से काफी लोग जो है अपनी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था कि 3 तरीके के लोग इमर्ज होके आए थे। एक थे प्रोविंस जो कि मुगल के अंडर ही रहते थे बट अपना कंट्रोल खुद करते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालते थे, जिसके अंदर बंगाल भी था। दूसरे थे राजपूत किंगडम्स और तीसरे थे मराठास और जो पंजाब में उस वक्त थे सिख जो रूलर्स थे वो, जिन्होंने पूरी तरीके से मुगल से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रेट मुगल एम्पायर, राइट। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको चार्टर मिलता है। वहाँ की जो रानी है एलिजाबेथ वन, वो उनको चार्टर देती है कि जाके आप ट्रेड करिए ईस्ट में। ईस्ट कौन सा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन। तो उनको चार्टर मिल जाता है कि भाई आप सारे बिजनेस लॉबी आप जाइए और वहाँ पे ट्रेड करिए। उनको चार्टर मिलने के साथ साथ ही उस टाइम पे यूरोप के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो यूरोपियन पावर्स जो हैं वो भी एक्सप्लोर कर रही हैं उस टाइम पे। ये सब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था यूरोप में आ गया था। इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी थी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जो वहाँ का बिजनेस लॉबी है वो तो सोचेगी ना इस प्रोडक्ट को कहीं सेल किया जाए, तो वो अलग अलग मार्केट्स ढूंढ रहे थे। तो यूरोप की जो सारी की सारी पावर्स थी, चाहे वो फ्रेंच की बात करें, डच की बात करें, पुर्तगीज की बात करें, सो दे ऑल हैव अंडरगॉन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उन सभी के पास सरप्लस गुड्स थी जिसको वो सेल करना चाहते। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो उनके लिए एक मार्केट था, तो उस मार्केट के ऊपर सारे कब्जा करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो रानी ने चार्टर दिया था, बाकी के लोग भी यहाँ पर आ रहे थे। तो ये जब सारे के सारे लोग जो आते हैं, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज एंड इंडियन इंग्लिश, तो ये सबके सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर इसमें इनकी आपस में सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं। रूल इन द सेंस अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मार्केट बनाना चाहते हैं। उनके पॉलिटिकल पावर्स के को एक्वायर करना उनका पर्पस स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं था, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं। तो सबकी आपस में लड़ाई चलती है, एक दूसरे के शिप को डुबा देते हैं। ओके, जब इंग्लिश हमारे यहाँ पर आए थे उस टाइम पे डच जो है गोवा में अपनी कॉलोनी बना चुके थे। फिर हम बात करते हैं कि जो उस टाइम पे बंगाल के जो नवाब थे औरंगजेब थे, जिस टाइम पे इंग्लिश आते हैं बंगाल में, क्योंकि इंग्लिश बंगाल में क्यों आते हैं, वो उस तरफ क्यों नहीं जाते वेस्ट कोस्ट पे? क्योंकि भाई वेस्ट कोस्ट के ऊपर ऑलरेडी या तो इंडिया के खुद के बिजनेसमैन या फिर पुर्तगीज उन लोगों का बोलवाला था, मतलब दे वर वेल एस्टैब्लिश, तो वो इंग्लिश को वहाँ नहीं आने दे रहे थे। तो इसलिए इंग्लिश लोगों को एंट्री मारनी पड़ती है बंगाल से। तो जो बंगाल में आते हैं वहाँ पे कौन है उस टाइम पे? औरंगजेब से वो बात करके एक फरमान निकालते हैं कि भाई हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। तो औरंगजेब उनको एक फरमान जारी कर देते हैं कि बंगाल के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना कि उनके ऑफिसर्स को। तो कुछ जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो करप्शन में इन्वॉल्व होकर खुद भी अपना व्यापार शुरू कर दिए थे, तो वो गलत था, राइट। अब हो जाती है औरंगजेब की डेथ, और डेथ के बाद जो नवाब्स हैं वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। तो उसी में से जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे। तब होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आ जाते हैं मीर जाफर, जो कि एक पपेट नवाब हैं, जो कि इंग्लिश लोगों को
और रिबेट दे देते हैं, बट इंग्लिश लोगों को समझ में आता है कि भैया ये भी काफ़ी नहीं है, तो फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। और 1765 में जो है ये क्या होते हैं, इंग्लिश लोग जो है होते हैं, ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है वो नवाब का प्लेस ले लेती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना शुरू कर देती है। इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स को बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही, तो वो वापस लौट गए थे और उनको नवाब्स बोला जाता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब क्या हुआ, कंपनी का रूल एक्सपैंड हो गया। तो कंपनी का रूल जो है लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरीज। अब कंपनी जो थी वो नवाब की जगह पे आ गई, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, सिर्फ और सिर्फ पहले बिजनेस संभालती थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रही है। तो कंपनी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही उनको ये सब मिला था 1765 में, तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग स्टेट्स होंगी जो इंडिया की, उसमें जाके उनके रेजिडेंट्स बैठेंगे। किसके रेजिडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट्स। सो दीज रेजिडेंट्स सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट्स हैं तो किसके हित में काम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में काम करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। थ्रू दीज रेजिडेंट्स द कंपनी इंटरफियर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये वो वाला टाइम पीरियड है, बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। अब इनकी एम्बिशंस बढ़ गई कि भाई हम अलग अलग स्टेट्स में भी अपने रेजिडेंट्स को भेजेंगे ताकि हम कंपनी के इंटरेस्ट को सॉल्व कर पाए। अब ये जो अलग अलग जो रेजिडेंट्स हैं इन्होंने वहां पे देख के उनको फीडबैक देना शुरू किया। उसी के बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन, ये सारे पॉलिसीज आते हैं, है ना, जिसकी वजह से अनरेस्ट होता है और फिर 1857 का क्रांति होता है। तो हम वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, पहले जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के पोजीशन पे आ जाती है इन बंगाल, फिर भेज देती है अपने सारे रेजिडेंट्स को अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के, तो तुम जाओ अलग अलग स्टेट्स में बैठ जाओ। अब क्या होता है, कंपनी जो होती है फोर्स करती है, फोर्स द स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस। पहला, ये जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो कहते हैं कि तुम जो है सब्सिडरी अलायंस कर लो, किसके साथ, हमारी कंपनी के साथ। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स हैड नो इंडिपेंडेंस टू मेंटेन देयर आर्मी। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है, बोलते हैं कि भैया तुम अपना राजपाट संभाल लो लेकिन तुम लोग आर्मी नहीं रखोगे, सब्सिडरी रहोगे हमारे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो वहाँ के जो ऑफिशियल्स जो बैठे थे, उनके जो रेजिडेंट्स जो बैठे थे अलग अलग स्टेट्स में जाके, उनके फीडबैक के बेसिस पे कंपनी उनको फोर्स करती है कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस में आ जाइए। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है यू हैव नो राइट टू मेंटेन योर ओन आर्मी। आप अपनी कोई आर्मी नहीं बनाएंगे, पहला स्टेप था ये इनका। फिर क्या होता है, कंपनी मेंटेन करती है आर्मी एंड द रूलर्स हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी फोर्सेस। वो बोलते हैं कि भाई आपकी नहीं होगी आर्मी, जो अलायंस करेंगे आप हमारे साथ, जो जो जिस स्टेट में बैठा था उसका नवाब होगा कोई और, आप अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। वो आर्मी किसकी होगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटेनेंस देनी है, हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस। आप उसे मेंटेन करेंगे, उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारा खाना, उसका रहना, एवरीथिंग, उसके वेपन्स सब आप मेंटेन करेंगे। कौन है ये आप हैं ये अलग अलग नवाब्स जो अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन एज अ पेनल्टी इफ रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट। उनकी टेरिटरी जिसके ऊपर अभी भी राज वो कर रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ, राज वही नवाब कर रहा है, उसको क्या करना है, आर्मी मेंटेन करनी है और अंडर द एज अ सब्सिडरी रहना है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब उनको जब वो नहीं कर पाते थे पेमेंट देनी होती थी उनको, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनकी टेरिटरी एनेक्स कर ली जाती थी, उनकी टेरिटरी जो है ले ली जाती थी। सो नवाब जो अवध के थे उस टाइम पे वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी अंडर गवर्नर वेल्सली। तो उस टाइम पे जो थे गवर्नर पहले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे क्या हो रहा था, प्लासी हुई थी और बक्सर हुई थी, राइट। अब कौन थे, अब वेल्सली थे। वेल्सली आ जाते हैं उसके बाद, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर करप्शन चार्ज चल रहा था तो कंपनी ने उनको वापस बुला लिया। लॉर्ड वेल्सली जो होते हैं वो नवाब जो था अवध का, उसकी आधी टेरिटरी उन्होंने एनेक्स कर ली, अपने कंट्रोल में ले आए, क्योंकि उसने क्या नहीं कर पाया था, वो उनको उनको पेमेंट नहीं कर पाया था। सो द सेम हैपन विद हैदराबाद के साथ भी यही होता है, अवध के साथ भी यही होता है। अब आप देखिए ये सारे के सारे जो नवाब थे ये सब देख रहे हैं कि भैया एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की आ गई है कंपनी, जो कि अब नवाब बन गई है बंगाल का, और हमारे ऊपर उसने फोर्स कर दिया है, ये वाला सब्सिडरी अलायंस फोर्स कर दिया, और हम पेमेंट भी मांगते हैं हमसे और हम पेमेंट नहीं कर पाते, तो हमारी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया, हाफ ऑफ द टेरिटरी को। तो सोचिए अनरेस्ट कितना ज़्यादा होगा,
कितना ज़्यादा अनरेस्ट होगा इन द माइंड्स ऑफ नवाब्स अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, यू कैन अंडरस्टैंड। उसी में से एक जो है हमारे मैसूर के उस टाइम के राजा थे टीपू सुल्तान, जिनके आप बारे में जानते हैं, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। तो मैसूर में भी कंपनी ने इसी तरीके से फोर्स करने का कोशिश किया। तो क्या होता है, अब कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री अटैक व्हेन इट सॉ अ स्टेट एज अ पोटेंशियल थ्रेट। क्योंकि टीपू सुल्तान वहाँ पे रूल कर रहे थे, पहले इनके फादर हैदर अली, फिर वो लड़ाई में मारे जाते हैं, देन टीपू सुल्तान। तो कंपनी ने देखा कि ये हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है, ये हमारी बात नहीं मानते, बिकॉज ही वॉज अ पावरफुल रूलर एट दैट टाइम और बहुत ज़्यादा ब्रेव भी थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका जो है सब्सिडरी अलायंस नहीं मानते। तो इनके साथ में उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डायरेक्ट लड़ाइयाँ होती हैं। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रह गई है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी है, राइट। तो कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। डायरेक्ट मिलिट्री अटैक होता है, किस लिए होता है, क्योंकि इनकी बात नहीं मान रहे थे। थ्रेट टू द कंपनीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच कैन बी सीन इन केस ऑफ मैसूर। तो मैसूर के केस में क्या हुआ, डायरेक्ट अटैक। तो मैसूर बिकेम अ पावरफुल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, वो वहाँ के बहुत अच्छे ब्रेव राजा थे। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, 4 लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैसूर हैज़ प्रॉफिटेबल ट्रेड इन मालाबार कोस्ट वेयर कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम। जो मैसूर जो था उस टाइम पे, उसका भी मालाबार कोस्ट पे पूरा ट्रेड होता था। मालाबार कोस्ट कौन सी है, उड़ीसा से पूरी शुरू होती है, ईस्ट कोस्ट जो है, और वो पेपर और कार्डेमम परचेज करते थे। कंपनी वहां से पेपर और कार्डेमम परचेज करती थी, इलायची और काली मिर्ची। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, स्टॉप कर दिया उस एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू हिज पोर्ट। उसने कह दिया कि भैया जो जो मेरे पोर्ट्स है, जो जो मेरे राज्य में आते हैं, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यापार नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिटिकली भी पावरफुल हो गई है, उसके पास अपनी आर्मी भी है, जो कि बाकी के लोग जो मेंटेन कर रहे हैं सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, उसमें से उस टाइम पे मैसूर जो है उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है। तो उन्होंने इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। ये टीपू सुल्तान को आप देख सकते हैं, और ये देखिए कौन वॉलिस रिसीविंग सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेज। टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया था और उसके बेटों को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, मे भी किल किया होगा बाद में। तो उन्होंने क्या किया, ही एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशंस विद फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी। ही हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। क्योंकि इंग्लिश उन लोगों को फोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों के साथ में फ्रेंडशिप किया। पौंडीचेरी वाला जो एरिया है वो फ्रेंच लोगों का एरिया है, तो उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। फ्रेंच उनको क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच का कंपिटिटर थे इंग्लिश लोग। किस लिए, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनकी सबकी मार्केट थी। तो अब क्या है, फ्रेंच लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अगेंस्ट में उनको टीपू सुल्तान को खड़ा करना है। टीपू सुल्तान वॉज अ वेरी ब्रेव राजा, तो उनको पता था, उन्होंने उनको हेल्प किया और उसकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। विद दिस द ब्रिटिश सॉ द रूलर्स ऑफ मैसूर एज अ पोटेंशियल थ्रेट। तब उनको समझ में आ गया, वो उनसे डरते थे। 4 बैटल्स हुई थी। इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी। द वॉडियार्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड। 4 लड़ाइयाँ हुई, श्रीरंगापट्टनम की लड़ाइयाँ कहते हैं, क्योंकि श्रीरंगापट्टनम वॉज द कैपिटल फॉर मैसूर एम्पायर, जो उस टाइम पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का था। तो टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा हैं, बहुत ही कुछ चुनिंदा राजाओं में से, जो कि लड़ाई के टाइम पे मारे जाते हैं। लड़ते लड़ते राजा मारते हैं, लड़ाई में घायल हुए, लेटर ऑन मरते हैं, लेकिन वो उसी टाइम पे बैटल फील्ड पे मारे जाते हैं, क्योंकि खुद लड़ाई लड़ते थे वो। तो 4 लड़ाइयों में से जो 4th लड़ाई थी उस श्रीरंगापट्टनम की, उसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। उनके फादर हैदर अली पहले ही मारे जा चुके हैं। अब क्या होता है, उसको टेरिटरी को एनेक्स कर लिया जाता है मैसूर को, और पुराने जो राजा थे वुडियार्स, उनके अंडर दे दिया जाता था। वो नाम के राजा थे, और सब्सिडरी अलायंस इसके ऊपर भी इम्पोज कर दिया जाता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब सब्सिडरी अलायंस सारी स्टेट्स के ऊपर इम्पोज किया जा रहा था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सब्सिडरी अलायंस क्या है। अब क्या है, ये तो थी मैसूर की बात। दूसरी तरफ मराठास हैं। मराठास कहाँ पे हैं, पूरा वो वाला महाराष्ट्र वाला जो जोन है उसमें मराठास हैं। तो जो मराठास थे वर डिफीटेड इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत। मराठास भी इनको काफ़ी अच्छा खासा, जैसे मैसूर दे रहा था इनको, इंग्लिश कंपनी को बहुत अच्छा खासा मतलब बैटल दे रहे थे, मतलब उनकी बात नहीं सुनते थे मराठास भी। तो 1761 में, कौन सा टाइम है ये, 1757 में प्लासी जीत कर आए हैं अभी। 1761 मतलब बक्सर से पहले, 1764 वाली बक्सर से पहले, इस टाइम पे इन्होंने मराठाओं को हराया 1761 में। ओके,
So they were divided into many states under the chiefs belonging to different dynasty as Scindia, Holkars, Gaikwads and Bhosle. तो इसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग डायनेस्टीज में टूटते हैं. तो मराठास जो थे वर सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर. फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर थी, इसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी. सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर थी, फॉट इन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली. उड़ीसा, आगरा और दिल्ली जो है ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है. ये वो टाइम पीरियड है लास्ट वाला. आप देखिए, हमने क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब लेटर मुगल्स थे तो कुछ जो थी स्टेट्स थी जिसमें से आती थी सिख आते थे, जिसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह आएंगे, और इधर आते थे मराठास, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना लिया था और उन्होंने अपना रूल को भी बढ़ा लिया था. तो सोचिए, जिस टाइम पे मराठा पावरफुल थे उसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर आ रही है और बंगाल में उन्होंने बात कर रहे हैं, सिराजुद्दौला को हरा रहे हैं. तो फिर इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर भी होता है और 3 अलग अलग जगह पे होता है. तो उड़ीसा, आगरा और दिल्ली जो होता है उनके पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर होता है वो क्रश कर देता है मराठा पावर को. क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल हो गई है ना, सब्सिडरी अलायंस बहुत सारे लोगों ने मान लिया उनका, तो उनकी आर्मी को भी यूज कर रहे थे वो. एंड ऑफ कोर्स वो नई टेक्निक्स लेके आते थे जो कि हमारे इंडियन राजाओं के पास नहीं थी. सो जो पेशवा थे उस टाइम के, वर सेंट टू बिथुर विद अ पेंशन. तो जो पेशवा थे उनको बिथुर में पेंशन पे भेज दिया जाता है. इट्स काइंड ऑफ जेल ओनली. कंपनी वाज हैज नाउ कंट्रोल ओवर साउथ ऑफ विंध्यास. अब वो मराठाओं वाली सारी टेरिटरी पे भी उनका कंट्रोल है. मैसूर में भी उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया है, उधर भी उनका कंट्रोल है. ऑलमोस्ट सब जगह कंट्रोल है. देखिए 1757 का कंट्रोल देखिए, 1797 का कंट्रोल देखिए, 97 ओके 97 ब्रिटिश रूल के अंडर क्या क्या था. पूरा कलकत्ता अच्छे से, और ये वाला पूरा ब्रिटिश रूल के अंडर था. बाकी का जो था ये एरिया ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था. 1840 तक आते आते सारा सब्सिडरी अलायंस वगैरह सब प्रैक्टिस हो रहा है. ये देखिए पूरा जो येलो एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए मराठाओं का एरिया, ये देखिए टीपू सुल्तान का एरिया, मैसूर, सारा ये सारा का सारा आ जाता है किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंडर. ये है 1857 की स्टोरी. अगले 17 सालों में देखिए कितना सारा आ जाता है. ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया. तब हुई थी 1857 की क्रांति. तो पहला रूल कौन सा लगाया उन्होंने? सब्सिडरी अलायंस का रूल. अब क्या हो रहा है? द क्लेम फॉर पैरामाउंटसी. 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है? In 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. स्टार्टिंग में तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगाया, अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं. अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग. कौन से थे? क्लाइव के बाद वेलेस्ली आए, वेलेस्ली के बाद अब हेस्टिंग आ गए. A new policy of paramountcy was initiated. The company claimed that its authority was supreme. This process was challenged quite often by Indians who carried out resistance throughout the British rule. Some of them are Rani Channamma and Rayana of Karnataka. इन लोगों ने उनकी सुप्रीमेसी को मानने से मना कर दिया था. कुछ लोग जो है उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे. 1830 तक जाते जाते ब्रिटिशर्स हैड अ फियर दैट रशिया वुड स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया. अब क्या हो रहा है? ये उस टाइम का पीरियड है, पहले तो यूरोपियन पावर्स आ रही हैं. 1830 में ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई रशिया जो है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, तो रशिया भी इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है. और रशिया जो था, यूरोप और रशिया बिल्कुल अलग अलग चलते थे, तो उनको पता था, ये डरते थे इस बात से. तो ड्रिवन बाय दिस फियर कंपनी फॉट विद अफगानिस्तान. तो अभी तक रशिया कहाँ एंटर कर चुका था? अफगानिस्तान वाली साइड से एंटर कर रहा है. तो इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान के अंदर भी लड़ाई शुरू कर दी. कंपनी फॉट विद अफगानिस्तान एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इनडायरेक्टली ऑन द टेरिटरी. अब इन्होंने क्या कहा, क्योंकि डर रहे थे कहीं रशिया वहां से एंटर ना कर ले, तो इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया लड़ाई करके. सो नेक्स्ट इन लाइन वॉज द सिंध एंड देन पंजाब. अब सिंध और पंजाब में कौन बैठा है? महाराजा रंजीत सिंह. द महाराजा रंजीत सिंह 2 battles वर फॉट एंड पंजाब वॉज एनेक्स्ड. तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी इनको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया था. पहले इन्होंने अफगानिस्तान पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, फिर थोड़ा इस तरफ आए पंजाब और सिंध की तरफ, और महाराजा रंजीत सिंह के साथ इनकी 2 लड़ाइयाँ होती हैं. उसके बाद जो है वो हार जाते हैं और लास्ट में जो है अनेक्स हो जाता है पंजाब भी. और जो एक सेकंड जो रूल आता है कंपनी का, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. पहली नीति कौन सी थी? सब्सिडरी अलायंस. थर्ड नीति क्या थी? डायरेक्ट एक्सपेंशन. जो सब्सिडरी अलायंस में नहीं मान रहा तो उसको अनेक्स कर लो, डायरेक्टली अटैक कर दो उस पर. और थर्ड था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? डलहौजी. इस टाइम पे कौन आ गए थे? लॉर्ड डलहौजी आ चुके हैं. हेस्टिंग के बाद डलहौजी आ चुके हैं. तो लॉर्ड डलहौजी की जो ये नीति है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स.
तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहता है कि अगर कोई राजा, इंडियन राजा मर जाता है और उसको कोई बेटा नहीं होगा, तो जो उसकी किंगडम होगी उसको लैप्स कर लिया जाएगा, वो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी की टेरिटरी। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो बहुत सारी किंगडम इस तरीके से एनेक्स की गई क्योंकि राजा पहले ही मारे गए, उनका बच्चा नहीं था, और बच्चा था तो मेल चाइल्ड नहीं था। तो कंपनी ऑल्सो टुक अवध, अवध को भी ले लिया उन्होंने, और इस तरीके से बोला। आपको पता है रानी झांसी ने बहुत अच्छा वो किया था। तो सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या है, अब कौन आ चुके हैं, वॉरेन हेस्टिंग आ चुके हैं। कहाँ से शुरू हुआ था, क्लाइव से शुरू हुआ था, क्लाइव फिर वेलेस्ली और फिर हेस्टिंग, और अब क्या है, डलहौजी, चौथे आ चुके हैं डलहौजी। तो अब क्या हो रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी की पावर। जब हेस्टिंग का टाइम था तो बहुत ज्यादा कंपनी एक्सटेंड होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ब्रिटिश टेरिटरी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं ना, प्रेसिडेंसी बोला जाता है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो प्रेसिडेंसी क्या है, प्रेसिडेंसी वो जगह है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मतलब बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज हैं वो। तो उसमें कौन कौन सी आती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। इन तीनों जगहों पे होता था एक एक गवर्नर। सुप्रीम हेड वॉज गवर्नर जनरल। अब और इनका सुप्रीम को तो कौन था, गवर्नर जनरल जो होता था इनका सुप्रीम हेड हुआ करता था। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ये जो है हम हिस्ट्री में आगे जो पढ़ेंगे डिटेल, उसमें मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगी, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। लेकिन उससे पहले आप स्टोरी की तरह जरूर पढ़ लो। अभी आपको जितने नाम याद रहते हैं उतने याद रखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत डालो, कम से कम स्टोरी याद रखो। नाम तो हम उसके अंदर फिट कर देंगे, हमारा ब्रेन जो है बहुत शार्प होता है, नाम अपने आप याद रखता है बाद में। तो अभी स्टोरी समझ लो। पहले क्या था, वो था सबसे पहले आया था डॉक्ट्राइन ऑफ नहीं, सबसे पहले आया था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आया, डायरेक्ट अटैक हुआ है, उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी लेके आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हाँ हमने बात किया कि 3 प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। उनके अंदर गवर्नर हुआ करते थे, और उनका एक हेड होता था गवर्नर जनरल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसगवर्नमेंट इन बंगाल। अब आप देख सकते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं जो यहाँ पे हैं और जो ब्रिटेन में हैं, उसमें से सारे के सारे करप्ट नहीं थे। बाकी लोगों को समझ में आता था, दिखाई देता था कि कितनी ज्यादा ज्यादती होती है इंडिया में। तो सोचिए वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस वहां बुलाकर ब्रिटेन में उसके ऊपर ट्रायल चलता है, क्योंकि उन्होंने कौन सी नीति बना ली थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा एट्रॉसिटीज कर दिए थे, तो इसलिए उसका ट्रायल होता है बाद में। गवर्नर जनरल लेटर केम टू बी नोन एज वायसराय। जो गवर्नर जनरल था, जो कि हेड कर रहा था तीनों को, उसको बाद में बोला जाने लगा वायसराय। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन सब के ऊपर होगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम चेंज हो जाता है वायसराय, और सब जगह पे क्या होंगे, गवर्नर्स होंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। अब क्या बात कर रहे हैं, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश। उस टाइम पे जुडिशरी भी एस्टैब्लिश की जाती है। 2 कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाता है, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट और एक होता है सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर्स में डील करेगा, सिविल कोर्ट जो कि सिविल मैटर में डील करेगा, शादी, इस टाइप की लैंड एक्विजिशन, उस पर डील करेगा। उसे दीवानी अदालत कहा जाता था। फौजदारी अदालत किसको कहते थे, क्रिमिनल मैटर, किसी ने किसी को मार दिया, वो अटैक कर दिया। तो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे, बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज वर ट्रांसलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। दोनों जो लॉज थे, हिंदू के लॉ भी और मुस्लिम के लॉ, उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। किस लिए किया गया था ये, ताकि उनके जो यूरोपियन जजेस हैं उनको समझ में आ पाए। अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत वाज आल्सो एस्टैब्लिश एट कलकत्ता। कोर्ट ऑफ अपील जो थी उसको एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में, और जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें न्यू सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, ये फर्स्ट रेगुलेटरी एक्ट आता है। कंपनी की जो आर्मी है वो भी होती है एस्टैब्लिश, द कंपनीज आर्मी। द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी केम टू बी नोन एज सिपाही आर्मी। सिपाही आर्मी बोला जाता है उसको, मतलब सोल्जर्स होंगे उसमें। द वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, जिस तरीके से पहले पुराने राजा लड़ा करते थे वो चेंज कर दिया जाता है। सोल्जर्स को मस्केट, मैटलॉक्स, ये सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप किया जाता है। सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। देखिए ये जो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लेकर आया गया, तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या था, धर्म के नाम पे डिवीजन थे जो आज भी हैं, और कास्ट के नाम पे डिवीजन थे जो आज भी हैं, तो उस टाइम पे भी थे। तो जब इन्होंने अपना मिलिट्री कल्चर लागू किया तो उसमें तो सारी कास्ट के लोग, सारे धर्म के लोग साथ में काम करेंगे,
तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रिसेंटमेंट शुरू हो गया। कंक्लूजन अगर आप बात करोगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी। अब ट्रेडिंग कंपनी नहीं बची थी, अब वो एक कॉलोनियल पावर बन चुकी है फुल फ्लैज। और नई स्टीम टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब वो जल्दी जल्दी आ सकते हैं। स्टीम इंजन आ चुका है, ये वो वाला टाइम पीरियड है। पहले जहां उनको पहुंचने में 6-6 महीने लग जाते थे, अब वो कम समय में ही ब्रिटेन से लेके इंडिया पहुंच जाते हैं। जर्नी इन अ स्टीम शिप रिड्यूस द जर्नी टाइम फ्रॉम 8 months to 3 weeks। पहले 8 महीने लगते थे, अब 3 हफ्ते लगते हैं सिर्फ। कितना रिड्यूस हो गया, 1/8 से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया, 1/10 ही हो गया मतलब टाइम। तो अब आप देखिए कि स्टीम इंजन आ गया, वो तेजी से आ जा सकते हैं। 1857 में कंपनी एक्सरसाइज इज पावर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का 63% जो हिस्सा है इनकी अंदर आ चुका था। सो दिस वाज द चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, किस तरीके से वो बिजनेस कंपनी से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावरफुल बन जाती है, किस तरीके से वो इंडिया को मार्केट से तब्दील करके अपनी कॉलोनी बना लेती है, किस तरीके से वो जो भी स्टेट उनके अंडर नहीं आती हैं सब्सिडरी अलायंस, एक्सपेंशन और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के उनकी टेरिटरी को कब्जे में ले लेती है। नए मिलिट्री रूल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है जिसके अंदर सब जो है हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट सब एक जैसे यूनिफॉर्म तरीके से काम करेंगे। नया सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ गया था, उसके तहत नया सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में। गवर्नर जनरल जो है उसके नीचे 3 गवर्नर होते हैं और गवर्नर जनरल का नाम चेंज होकर वायसराय बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हो रही हैं, हमें जानने को मिला किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने स्टोरी की तरह पढ़ा और माइन्यूट डिटेल्स को भी पढ़ा। सो आई होप ये चैप्टर पढ़ के आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बिना अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान किए आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।